नमस्कार, वर्कर्स यूनिटी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पत्रकार हरतोष सिंह बल से। हरतोष कारवां मैगजीन के पॉलिटिकल एडिटर हैं, लगातार 20 सालों से जर्नलिज्म कर रहे हैं और पंजाब पे इनकी खास नज़र रहती है। कारवां और हरतोष उन चंद पत्रकार और संस्थानों में हैं जिन्होंने अभी इस गोदी मीडिया के ज़माने में सरेंडर नहीं किया है। हरतोष की पत्रकारिता और उनके विश्लेषण का कईयों को इंतज़ार रहता है। पत्रकार हरतोष लगातार किसान आंदोलन और सिख इतिहास और पंजाब की हिस्ट्री पे लगातार कई लेक्चर देते रहे हैं। आज हम उनके साथ पंजाब के इतिहास, सिख इतिहास से उसका जुड़ाव, चल रहे किसान आंदोलन के बारे में उनसे बात करेंगे। हरतोष, आपका स्वागत है। हरतोष, जब इस आंदोलन में हम लगातार ये देख रहे हैं कि इतिहास से काफ़ी रेफरेंस लिया जा रहा है। इतिहास से हम जब रेफरेंस लेने की बात करते हैं इस आंदोलन में, चाहे वो पगड़ी समाल जट्टा मूवमेंट हो या प्रजामंडल मूवमेंट की बात हो या अलग अलग दौर में अलग अलग जो एंटी फ्यूडल एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स रहे हैं, उसमें इतिहास का बहुत रेफरेंस है। बट हम जब दिल्ली से पंजाब को देखते हैं या जो हमारे पाठ्यक्रम और इतिहास का मेन स्ट्रीम हिस्सा है, उसमें जो पंजाब की छवि है और पंजाब को जैसे देखा जाना चाहिए, उसमें एक गैप दिखता है। आप पंजाब को ऐतिहासिक रूप से कैसे देखते हैं? देखिए, खास करके एक ही जो टर्म रही है नॉर्थ इंडिया जो आपने इस्तेमाल किया, आप अगर इसी टर्म को अगर सोचें तो ये टर्म पंजाब के जब जो वॉर्स हुए, सिख वॉर्स 1847 में जाके कॉन्क्वेस्ट हुआ है पंजाब का, उसके पहले की ये टर्म है। नहीं तो आप इंडिया का मैप देखें तो जिसको आप उत्तर प्रदेश कहते हैं वो उत्तर प्रदेश नहीं है। वेस्टर्न यूपी को छोड़ के वो एक्चुअली ईस्टर्न इंडिया है। नॉर्थ इंडिया अगर आप इंडियन मैप को देखें तो एक्चुअली पंजाब हरियाणा से सटता है। एक टाइम पे पाकिस्तान वो था, साउथ वेस्टर्न पंजाब था, ऊपर जम्मू एंड कश्मीर है। तो ये वही इलाका था जो एक टाइम पे सिख एम्पायर था, या उसके पहले मिसल्स का दौर था, या ये पंजाब का अलग सूबा था दिल्ली से जहां पे राज होता था। इस एरिया की अपनी एक पर्टिकुलर हिस्ट्री है, इसकी एक सब नेशनलिज्म है, इसका एक अलग कल्चर है, इसकी एक अलग लैंग्वेज है, एक अलग इतिहास है। इसको समझे बिना आप ना ये प्रोटेस्ट, ना पंजाब के कैरेक्टरिस्टिक को, ना पंजाब के एग्रीकल्चर को, या पंजाब की जो पूरी हिस्ट्री है ऑफ प्रोटेस्ट को समझ सकते हैं। और ये क्योंकि कुछ हद तक देखिए, एक हिस्ट्री की हमारी जो पहचान है कि 1947 के पहले जाके हम लोगों ने कोशिश की है। मैं अब इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि ये संघ क्या कर रही है और बीजेपी क्या कर रही है, ये लोग घटिया लोग हैं, इन पे हम टाइम ना वेस्ट करें। पर एक नेशनल हिस्ट्री बनाने की जो कोशिश की थी, जो अशोका से अकबर से लेके 1947 तक आती है, उसमें एक बहुत बड़ी गलती ये होती है कि ये जो सब नेशनल हिस्ट्रीज हैं जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग और इसकी इंफॉर्मेशन लोगों के पास नहीं रही है। और पंजाब के साथ यही हुआ है। दिल्ली पंजाब इतिहास में एक रेफरेंस के तौर पे बार बार आता है, उसका टकराव, उससे उसकी दूरी और सत्ता का केंद्र। इस आंदोलन ने भी बहुत सारे पंजाबी गायकों ने जब दिल्ली की अभिव्यक्ति की है तो उससे एक दूरी और एक टकराव के रूप में की है। इसका क्या ऐतिहासिक संदर्भ है? देखिए, अब ये जो मैं पंजाब की इतिहास की बात कर रहा हूँ, आप देखिए मुगल दौर की बात करें तो एक सूबा जो पंजाब था उसका जो कंट्रोल था दिल्ली से होता था, सूबा का सेंटर सरहंद होता था। तो जब सिखों की इमरजेंस हुई है, सिख पावर की, और फाइनली जाके रंजीत सिंह का जो एम्पायर होता है, तो वो दिल्ली की पकड़ से टूट के ये सिख एम्पायर बना है। और इस पकड़ के टूटने में 100 साल का दरमियान है, गुरु गोविंद सिंह के टाइम से लेके जब औरंगजेब और बहादुर शाह जफर, और उसके बाद मिसल पीरियड है जिसमें लड़ाई दिल्ली के साथ थी। और जब पंजाब आखिरकार टूटता है तो वो एक सब नेशनल एंटिटी दिल्ली से हट के बनता है। और जब फाइनली फिर से सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के साथ पूरी तरह जुड़ता है, तो जब दिल्ली से फिर से ब्रिटिश शासन होता है, तो जब पंजाब किसी और के कंट्रोल में आता है, वो कंट्रोल दिल्ली से एक्सरसाइज होता है। जब पंजाब टूटता है तो वो दिल्ली से टूटता है, और जब पंजाब अपने आप को रीऑर्गेनाइज करता है वो दिल्ली से लड़के करता है। तो ये एक पंजाब की हिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई बात है। और जहां पे ये जो इन्वोकेशन हो रही है, आप देख लीजिए, ये मिसल जमाने की, बघेल सिंह की,
जब आके दिल्ली पे कब्जा करके गुरुद्वारों की जो ये आज पहचान है, चाहे बंगला साहब होए, चाहे सीसगंज होए, चाहे रकाबगंज होए, इनको बनाना और इनको फंड करना, यहाँ एस्टेब्लिश करना, ये सब उस समय की एक इतिहास से जुड़ी हुई है। तो ये दिल्ली में लोगों को ध्यान नहीं है कि 30,000 ही बघेल सिंह के 30,000 थे, पर पंजाब में सबको ये चीज मालूम है। तो जब बात होती है कि दिल्ली की तरफ चले हैं तो ये सारी इमेजरी साथ साथ ही आती है। और जब प्रोटेस्ट की बात होती है तो हमेशा आप जो पिछले 100 साल के अग्रेरियन प्रोटेस्ट या नॉन अग्रेरियन एंटी कॉलोनियल प्रोटेस्ट की भी जो बात हो रही है, वो भी दिल्ली के अगेंस्ट ही डायरेक्टेड रहे हैं। इसलिए दिल्ली एक बहुत स्ट्रांग रेफरेंस के रूप में आता है। जो सिख इथोज है पंजाब का, और जो इस आंदोलन में भी बहुत सारे जो आइकोनोग्राफी हैं वो सिख ट्रेडिशन, पंजाबी ट्रेडिशन, और उसमें एक गुरुओं के इतिहास से भी आते हैं। इस तरह के आंदोलन में ये क्या कोई कंट्राडिक्शन है कि एक रिलीजियस आइकोनोग्राफी भी उतनी ही स्ट्रांगली प्रेजेंट है जितना कोई एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट के आइकोनोग्राफी या उनके सिंबल्स? देखिए, कॉन्ट्रडिक्शन तो उस बात पे निर्भर करता है कि आप इसे किस नजरिए से देखते हैं। जब प्रोटेस्ट में सिख शामिल हैं तो सिख सिंबलिज्म अगर नजर आएगी तो ये कोई हैरान होने की बात नहीं है, ये तो होना ही है। और चाहे लीडरशिप लेफ्ट की हो, जो मोटिवेशन जिस तरफ से उठ के आती है वो हमेशा सिख इथॉस के साथ पंजाब में जुड़ी हुई है। और ये आप देख लीजिए, पंजाब की लेफ्ट हिस्ट्री की भी जहां तक बात देख लीजिए कि पंजाब के प्रोमिनेंट जो आपके लेफ्टिस्ट जो रहे हैं बड़े बड़े कई, या उसके पहले गदर मूवमेंट जो कि जिसकी शुरुआत होती है जो इमिग्रेशन कनाडा और यूएसए में 1905-1910 में होता है, और वहां से लोग मुड़ के आते हैं, कि हमेशा इन मूवमेंट्स के साथ भी सिख सिंबलिज्म, पगड़ी दाढ़ी आपको लेफ्ट मूवमेंट के अंदर भी दिखेगी, गदर मूवमेंट के भी अंदर दिखेगी। सिख इथॉस को बार बार उभर के उसके ऊपर रेफरेंस भी दी जाती है। तो जो लेफ्ट की भी एवोल्यूशन पंजाब में रही है सिख इथॉस से हट के नहीं रही है। और आप ये आइकोनोग्राफी वहां तक है कि आप देखिए भगत सिंह की जो इमेजरी देखेंगे, भगत सिंह की इमेजरी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है कि भगत सिंह की 2 तस्वीरें मशहूर हैं, एक हैट में है और एक पगड़ी में है। और आप देख लेंगे कौन कहां पे खड़ा हुआ है कि ये देख के कि कौन सी इमेजरी उभर के सामने आती है भगत सिंह की। प्रोटेस्ट में जहां पे सिंघू में आप देखेंगे जहां पे भगत सिंह को याद किया जाता है तो बार बार वो पगड़ी वाली ही फोटो ही दिखती है आपको। तो ये जो साथ साथ चलने की बात है सिख इथॉस और लेफ्ट, ये पंजाब की पिछले 100 साल की हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। जो पंजाब के, जैसा आपने बताया कि जो लेफ्ट हिस्ट्री और सिख इथोज लगातार साथ में चलते रहे, इस आंदोलन ने भी इस तरह का बैलेंस बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ है। गुरुद्वारा का पूरा लॉजिस्टिक्स इस आंदोलन में लगातार सप्लाई चेन मैनेज किए हुए हैं, और अलग सिखों की जो इंस्टीट्यूशंस हैं खालसा एड से लेकर अलग अलग तरह के, उस मूवमेंट को खुल के समर्थन दे रहे हैं। 26 जनवरी के बाद इस इक्वेशन में थोड़ा चेंज दिखता है। क्या वजह है कि ये 26 जनवरी के बाद जो यूथ का एक असर्शन था कि हमारे दिल्ली जाना है, और वो बाबा बघेल सिंह के आइकोनोग्राफी से कि जो 1783 में गए थे, उसके बाद क्या ये बैलेंस बिगड़ता दिख रहा है? ये देखिए, उसमें फर्क तो पड़ा है थोड़ा, और उसका अभी तक आपको नतीजा आपको पंजाब में दिख रहा है पीछे, जो अभी भी यहाँ पे पूरी तरह रिपोर्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि जो निशान साहब की आइकोनोग्राफी जो रेड फोर्ट में दिखी है साफ, झंडा ऊपर था, निशान साहब नीचे था, पर निशान साहब वहां लगाया गया, और कुछ गरम दिल प्रोटेस्टर्स, और मेरे को लगता है ये लेफ्ट लीडर्स की तरफ से एक गलती रही है कि उन्होंने इस मूवमेंट पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस मूवमेंट में एडमिट नहीं की है। क्योंकि ये जो अपने आप को डिस्टेंस किया है जो रेड फोर्ट में हुआ है, मेरे को लगता है ये टैक्टिकल जरूर होए, बट ये मॉरल या एथिकल ग्राउंड्स पे गलत है मेरी तरफ से जो दिखता है। और इस पे जो सरकार ने स्पिन करना था वो तो करेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबको मालूम था एक दिन पहले के प्रोटेस्ट के रूट में डाइवर्जन होगी, खुल के ऐलान हो गया था। उस डाइवर्जन के लिए ना लीडरशिप लेफ्ट की तैयार थी, ना दिल्ली पुलिस की लीडरशिप तैयार रही है। जो हुआ था वो काफी हद तक प्रेडिक्टेबल था। मेरे को लगता है दिल्ली की पुलिस ने तो जानते हुए भी इसको रोकने की कोशिश नहीं की है। टीवी कैमरा समय पे मौजूद थे ये इमेज को प्रोजेक्ट करने में और इसे बढ़ा चढ़ा के दिखाने में,
और इसका असर इतना हुआ है क्योंकि ये लेबलिंग का एक डर तो है ही है। हम सब ने 80 का दशक देखा है, अर्ली 90s का दशक देखा है, तो ये अलगाववाद, खालिस्तान के लेबल जब चिपक जाते हैं, ये शाहीन बाग में भी देखा गया था कि एक प्रोटेस्ट मूवमेंट को कैसे तोड़ते हैं। तो उस मूवमेंट पे एक कुछ हद तक थोड़ा पंजाब में भी रिएक्शन रहा है। लीडरशिप ने तो एकदम ही अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है, पर इसका मतलब ये नहीं रहा है कि वो जो लोग इससे जुड़े हुए थे वो एकदम पीछे हट गए हैं। आपने परसों ही बठिंडे में जो रैली हुई थी, जहां पे लखा सिधाना ने एड्रेस किया, वहां पे भी बहुत लोग आए थे, काफी लोग शामिल थे। तो बात इतनी ये है कि वो मूवमेंट अब थोड़े सबड्यू हो गई है, अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर रही है। वो लेफ्ट लीडरशिप के पीछे भी पूरी तरह खड़ी हुई है, उनसे नहीं हट रही है, प्रोटेस्ट साथ में जुड़े हुए हैं, पर मेरे को लगता है उतनी विजिबल तौर पे सामने नहीं दिखेगी। पर जो जो चीजें आपने बात की तो वो तो अब भी सच है। जो प्रोटेस्ट की ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे गुरुद्वारा की आइडिया हो, चाहे लंगर का आइडिया हो, चाहे संगत का आइडिया हो, उसकी मोटिवेशनल फोर्सेस तो वही सिख ईथॉस से आते हैं। उसके बिना ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट पॉसिबल नहीं है। आपने कारवां में एक आर्टिकल भी लिखा, द न्यू खालिस्तान कंस्पिरेसी। आपने 80 के दशक का जिक्र भी किया। जीवी संधू की जो किताब भी आई है तो उसने दिखाया है कि कैसे, और पंजाब में हम लोग जब ट्रैवल कर रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो एजेंसी का जो टैबू, एक डर है, वो लगातार एक नैरेटिव के रूप में मौजूद है। आपको क्या लगता है कि अब जबकि केंद्र में एक हिंदुत्व बेस्ड पार्टी है जो अपने हिंदुत्व बेस्ड जो रिचुअल्स हैं उसका खुल के मुजाहिरा करती है, उस दौर में किसी एक माइनॉरिटी से एक्सपेक्ट करना कि उनके जो आइकोनोग्राफी है या उनके जो सिंबल्स हैं वो ना आए, कितना फेयर है? और ये पंजाब में जो फिर से आपने जो बात बोली कि खालिस्तान कंस्पिरेसी की तरह देखा जा रहा है, तो उसको हम कैसे पॉलिटिकली आर्टिकुलेट देखते हैं? ये एक्सपेक्ट करना कि ये इथॉस पंजाब में जब प्रोटेस्ट, जहां पे रूरल पंजाब की तरफ से प्रोटेस्ट हो रहा है, कि वो उसमें शामिल ना हो, ये एक इम्पॉसिबल है। ये आप सोच भी नहीं सकते कि सिख इथॉस सामने उभर के नहीं आएगा। तो पर जहां तक बात रही है, क्या कहते हैं, हमने पहले भी बोला था, क्या कहते हैं, जो खालिस्तान का आइडिया है जो अब लेबल किया जा रहा है, 70 और 80 के दशकों से भी काफी जो सिचुएशन आज है काफी हटके है। एक तो इंदिरा गांधी ने एक पंजाब और हरियाणा का एक वो जो डिवाइड था उसको एक्सप्लॉइट किया, क्योंकि तब था SYL कनाल बनाने की बात थी, पानी के मुद्दे पे हरियाणा और पंजाब एक दूसरे के सामने हो गए थे। भजन लाल की सरकार ने जब एशियाड में काफी सिख ऑफिशियल्स, एक्स आर्मी मैन, उनको जो ह्यूमिलिएशन हरियाणा में बेयर करनी पड़ी, उसका पंजाब में बहुत असर हुआ था। इस बारी पंजाब और हरियाणा और रूरल हरियाणा खास करके जो जाट महमूल इलाके हैं, जो किसानी है, वो उस पंजाब के साथ खड़ा हुआ है। पंजाब के अंदर भी पंजाब का हिंदू और सिख अलग नहीं हुआ है, बल्कि साथ खड़ा हुआ है। इसको पंजाब में एक अलगाववादी रूप से नहीं देखा जा रहा है। ये फार्मर्स मूवमेंट जो पंजाब के बेसिक कल्चरल फ्यूचर के साथ, इकोनॉमिक फ्यूचर तो है ही है, साथ में कल्चरल फ्यूचर के साथ भी जुड़ा जा रहा है। और इसमें ये मोटिवेशन भी है किसानी से आगे जाके, और इससे हमें पीछे हटना नहीं चाहिए कि 2014 से लेके आज तक पंजाब में मोदी के लिए कोई शौक नहीं रहा है, हिंदुत्व एजेंडा के लिए कोई शौक नहीं रहा है। किसी भी इलेक्शन में 2014 से आप देख लें, बीजेपी या बीजेपी अकाली अलायंस को भी समर्थन नहीं मिला है। और जो मोदी के जो गिमिक्स हैं, जो कुछ 6 महीने साल के लिए गिमिक्री में सक्सीड कर गए थे, जैसे डिमोनेटाइजेशन, जबकि उनकी कोई फाउंडेशन नहीं थी, वो पहले दिन से ही पंजाब में उसको क्रिटिसाइज किया गया था। तो एक ये मेजॉरिटेरियन फंडामेंटलिज्म के अगेंस्ट, हिंदुत्व के खिलाफ एक माइंडसेट पंजाब में पहले से ही बना हुआ था, वो इससे जुड़ा हुआ है। पर मेन मुद्दा अभी फार्म प्रोटेस्ट का मुद्दा है, और इसमें ईथॉस, मोटिवेशन, सारी ये जो चीजें हम बात करें, वो सब उभर के आता है पंजाब। ठीक, अब हम आते हैं फार्म प्रोटेस्ट पे और फार्म बिल पे। पंजाब एक एग्रेरियन सोसाइटी है। अंग्रेजों के ज़माने से कैनाल कॉलोनीज बनाई गई थी। उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन में जैसे पंजाब के एग्रेरियन को इंसेंटिवाइज किया गया, उस दौर में जहाँ पे कैश एग्रीकल्चर है, जो केवल सब्सिस्टेंस के लिए नहीं, वो एक्सपोर्ट के लिए और सरप्लस के लिए उगाता है, उस फ्रेमवर्क में आज के का जो फार्म बिल है उसके लिए पंजाब में, हरियाणा में इतनी एंजाइटी बाकी प्रदेशों से ज़्यादा क्यों है?
देखिए, सबसे पहले तो जो आपने बात की, पंजाब में खास करके गेहूं और नरमा जो कहते हैं कॉटन को लेके जो कैश क्रॉप की तरफ है, मार्केट की तरफ जो प्रोडक्शन था 1890 1895 से लेके आज तक हो रहा है। तो ये कहना कि पंजाब के फार्मर्स को या हरियाणा, क्योंकि जब मैं पंजाब की बात कर रहा हूं तो ये 62 तक तो ये एक ही इलाका था फार्मिंग के तौर पे भी, ये इसको हम साउथ ईस्टर्न पंजाब कह सकते हैं। जो पाकिस्तान में कनाल कॉलोनी चली गई वो साउथ वेस्टर्न पंजाब था, और जो जिसको हम अब पंजाब कहते हैं वो सेंट्रल पंजाब का इलाका आ जाता है। तो ये तीनों इलाके साथ आ जाते हैं। तो ये मानना कि जो किसान करीबन 150 साल से मार्केट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो नए कानून और मार्केट फोर्सेस या कॉरपोरेट चीजों को नहीं समझते हैं, अगर वो नहीं समझते हैं तो इस देश में कौन समझ सकता है? जो कानून लाने वाले हैं उनकी हिस्ट्री फ्री मार्केट की 20, 30, 40 साल है। पंजाब का इस मार्केट से इंटरेक्शन बहुत पुराना है। तो एक तो फार्मर ये चीज को समझता है। दूसरी, जहां तक मंडी का सिस्टम आया 1939 में, शायद सर छोटू राम ने पहले मंडीज का सिस्टम प्रोक्योरमेंट के साथ कब जुड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन में। और जुड़ा इसलिए कि जिस चीज पे आज फोकस किया जा रहा है कि जो पैडी और गेहूं, पैडी मैं बोल रहा हूं क्योंकि राइस तो बाद में मिलता है, जो धान की बात हम कर रहे हैं, धान और गेहूं की जो साइकिल है, ये सरकार चाहती थी ये साइकिल को अपनाए पंजाब। और पंजाब धान उगाने के लिए सूटेड कभी नहीं था। कभी भी हिस्टोरिकली यहाँ पे धान इसलिए नहीं उगाई गई क्योंकि यहाँ पे पानी उतना नहीं होता था। तो एक फार्मर को इस इलाके में आप कैसे इंसेंटिवाइज करो, वो ये था कि आपने एक अश्योर्ड रिटर्न्स प्रोवाइड किए, एक मंडी सिस्टम प्रोवाइड किया। उसका असर ये रहा कि जो पैडी और गेहूं की जो साइकिल है वो सबसे रेम्यूनरेटिव साइकिल है एग्रीकल्चर में। पंजाब में भी 80 से 90% एरिया में पैडी ग्रो करते हैं। बाकी जो 10-15% इलाका है जहां पे पानी की अब भी किल्लत है, कम है पानी जहां पे, वहां पे कॉटन ग्रो की जाती है। आपको एक आंकड़ा दे दूं कि पंजाब में करीबन 2002 से जो आंकड़े हैं, 15,000 से ऊपर खुदकुशियां हुई हैं, फार्म खुदकुशियां हुई हैं। 80% ये जो खुदकुशियां हैं, 80% से ज्यादा कॉटन के इलाके में हुई हैं। इसका क्या, आप इसका मतलब खुद ही निकाल लीजिए कि 10% इलाके में, 10% किसानों में 80% खुदकुशियां हुई हैं। तो जहां पे मार्केट मंडी का सपोर्ट नहीं है, जहां पे जो अनरेगुलेटेड मार्केट जो सरकार लाना चाहती है, वहां पे 80% खुदकुशियां हुई हैं। तो हम बिहार की बात तो बाद में आ जाएंगे कि बिहार में क्या होता है। पंजाब में ही किसान जानता है कि जहां पे मंडी सिस्टम और प्रोक्योरमेंट, जहां पे गारंटीड प्राइस अवेलेबल नहीं है, जहां पे फसल मार्केट फोर्सेस के साथ ऊपर नीचे जाती है जैसे, तो उसका क्या हशर होता है। तो पंजाब में लोगों ने देखा हुआ है कि जब इस सिस्टम को हटाते हैं तो क्या होता है। उसके बाद बात आती है कि बिहार में क्या हुआ है, जिसके बारे में बहुत जगह बात की हुई है, पर पंजाब में ही पंजाब का अपना एक्सपीरियंस है। एक और फसल है जो धान से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में लोग पूरी तरह सोचते नहीं है, वो है बासमती। बासमती भी सरकार के प्रोक्योरमेंट के अंडर नहीं आती है, वो फ्री मार्केट के फोर्सेस के थ्रू ही ग्रो की जाती है। ज्यादा रेम्यूनरेटिव है, पर तब भी किसान इस धान से बासमती की तरफ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे फिर मार्केट फोर्सेस के दबाव में आके इसी साल, क्योंकि ईरान ने बासमती नहीं खरीदी है, तो बासमती के दाम किसान को पिछले साल से 800-900 रुपए कम मिले हैं। ये फायदा किसको जाता है? आप जो यहाँ पे बासमती खरीदते हैं, मिडिल क्लास की बात करिए, उसके रेट में तो कोई असर नहीं पड़ा है। तो खरीदार का नुकसान नहीं हो रहा है, किसान का नुकसान हो रहा है, और किसान के ऊपर कर्जा आ रहा है, एक साइकिल में फंस रहा है। जो मिडिलमैन है या जो प्राइवेट ट्रेडर हैं, बड़े हिसाब से जो खरीद रहे हैं, उनका कोई नुकसान नहीं होता है। इंटरनेशनल कोई वेरिएशन हो रही है, वो बहाना बन जाता है प्राइसेस नीचे करने का। ना ही फार्मर गेन करता है, मिडिलमैन गेन करता है इस क्राइसिस के बीच में।
कर्जा फार्मर के ऊपर चढ़ता है। तो ये दोनों, बासमती और कॉटन, दोनों पंजाब के फार्मर्स ने देखी हुई है। तो बचता यही है कि इस साइकिल के बिना पंजाब का फार्मर मार्केट, अनरेगुलेटेड मार्केट फोर्सेस के सामने जब आता है तो यहाँ एक तरफ से खुदकुशी होती है, दूसरी तरफ से नुकसान होता है। फिर फाइनली बिहार में तो हमने देखा है, जो लॉज यहाँ पे आज लागू की जा रही हैं, यही लॉज बिहार में लागू की गई हैं, कम से कम 15 साल हो गए हैं। और आज देख लीजिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, किसान को अपने जो धान की जो रकम है वहाँ पे नहीं मिलती है। और तो ये सारी चीजें, और ये कहना कि ये लॉ सिर्फ कुछ खास ऐसे किसान जो पैसे वाले हैं, एक तो आप भी पंजाब में घूमे हुए हैं, सिंघू में भी गए हैं, गाजीपुर भी गए, ये कहना कि ये पैसे वाले किसान हैं, ये जो आम आमदनी है किसानी से, वो एक ग्रेड 3 सरकारी जो मुलाजिम है उसके बराबर की है। 20-25 हज़ार रुपये महीने की आम आमदनी है पंजाब के किसान की, कुछ गिने चुने बड़े फार्मर्स को हटा दीजिए तो ये कहाँ से बड़े रईस लोग हैं। पर ये जो आमदनी है ये भी क्राइसिस में आ जाएगी। ये तो ये बात हो गई कि आप 25,000 रुपये महीने की जगह आप ऐसी सिचुएशन में डाल दें आदमी को कि किसी महीने आपको 5,000 मिलेंगे, किसी महीने 40,000 मिलेंगे और किसी महीने कुछ भी नहीं मिलेगा, नुकसान भी हो सकता है। उस सिचुएशन में आगे की प्लानिंग इम्पॉसिबल हो जाती है, जो कर्ज का बोझ है वो बढ़ जाता है, खुदकुशियों का जो पूरा वो हो जाता है। और ये होएगा क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है इस लॉज में ये है कि मंडी की खरीद के बाहर सिर्फ प्राइवेट ट्रेडर्स नहीं जाएंगे, एफसीआई को भी मंडी की खरीद के बाहर रखा हुआ है। जब आप एफसीआई को भी मंडी के खरीद के बाहर निकाल देते हैं तो आप मंडी को खत्म कर रहे हैं। इसको आप चाहे इधर से घूम के बोलिए या उधर से घूम के बोलिए, ये सबको मालूम है कि सरकार का एम यही है कि मंडी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना है। जब नेशनल मीडिया में इस आंदोलन की खबर आई और दिल्ली सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे लोग प्रोटेस्ट थे, तो यहाँ जो नॉर्थ इंडिया में किसान आंदोलन और किसान यूनियन का कोई कल्चर नहीं है, तो अचानक एक शॉक सा लगा लोगों को कि ये क्या फिनोमेना है, परिघटना है। लेकिन जो लोग पंजाब को जानते हैं उसमें देखेंगे कि पंजाब में एग्रेरियन रेजिस्टेंस का, एग्रेरियन रिबिल्ड का, एग्रेरियन यूनियन का, राइट फ्रॉम द कीर्ति किसान पार्टी जो हुआ करती थी उसी का एक फॉर्मेशन है। ये पंजाब के जो किसान यूनियन है उसकी इतिहास एंटी फ्यूडल, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल से आती है। ये पूरा जो इकोसिस्टम है ये जो आंदोलन का और रेजिस्टेंस का, वो बाकी देश से काफ़ी अलग है। इसको आप हिस्टोरिकली कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, कुछ हद तक तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि पंजाब की जो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी हद तक बाकी नॉर्थ इंडिया से, यहाँ पे एक तो आपकी अपर कास्ट डोमिनेंस नहीं है रूरल पे, ना आपको ठाकुर कास्ट मिलती है ना ब्राह्मण कास्ट मिलती है जो डोमिनेंट कास्ट है रूरल एरियाज में। जट बहुमूल है, जट जाटों में जो फर्क है कुछ इतिहास का है कुछ भाषा का है, पर काफ़ी एक दूसरे से मिले जुड़े हैं। तो सिखिज्म को अगर आप सही तौर पे इस सोशल या कल्चरल पैटर्न में समझे तो इसे समझना चाहिए कि जो ओबीसी रेवोल्यूशन हम मंडल को देखते हैं ये पंजाब में 400-500 साल पहले हो चुकी है। वो रेवोल्यूशन हमेशा कभी कंप्लीट नहीं होती है। जैसे मंडल के बाद भी यादव का जो प्रोग्रेस हुआ है यूपी या बिहार में, इसका मतलब ये नहीं कि दलित भी साथ साथ में उभरे हैं। तो वो डिस्टिंक्शन पंजाब में बड़ी क्लियर है, दलित और जटों में बहुत फर्क है। पर जट्टों की जो मोबिलाइजेशन हुई है उसकी सिर्फ अब 50 साल की ओबी हिस्ट्री नहीं है, अब सिखिज्म के कारण ये 400 साल की हिस्ट्री है, 300 साल 400 साल। तो ये जो रूरल रीऑर्गेनाइजेशन हुई है ये सिख मिसल्स के टाइम, जो बघेल सिंह बंदा बहादुर के समय में, इसमें लैंड होल्डिंग सीधे जट्टों के हाथों में गई है। तो जो एक और कारण था कि ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब में हुई या इंडो गैंजेटिक प्लेन में नहीं हुई, इसलिए क्योंकि यहाँ पे टेनेंसी फार्मिंग नहीं थी। जब ये किसान अपने हाथों से खुद अपनी ज़मीन पे खेती करते थे, किसी ज़मींदार के लिए खेती नहीं कर रहे थे, तो ये मार्केट के लिए अडेप्ट कर सकते थे, नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर सकते थे, उस पर रिएक्ट कर सकते थे और होल्डिंग्स डायरेक्टली कंट्रोल थी। तो ये किसानी
एक तो सिखिज्म से जो वो आया, दूसरी मैंने आपको रेफरेंस दी थी गदर मूवमेंट की, जो रेफरेंस थी बाहर से इन्फ्लुएंसेस बहुत जल्दी आ गए थे। जब ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के टाइम आर्मी रिक्रूटमेंट हुई है, सोल्जर्स बाहर गए हैं, वापस लौट के आए हैं, कई जगहों से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, गदर पार्टी तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी इन्फ्लुएंस थी। ये तो बिफोर द राइज ऑफ द यूएसएसआर ऑलरेडी कुछ हद तक सोशलिज्म की बात पंजाब में पहले ही शुरू हो गई थी, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के पहले से ही यहाँ पे। तो जो 1907 की मूवमेंट है जिसकी आपने रेफरेंस की, पगड़ी संभाल जट्टा, वो अपने आप में ही ये दोनों चीजें साथ कर देती है कि ये जट इसके सेंटर में है, पगड़ी संभाल जट्टा आता ही वहां से है, पर उसमें लेफ्ट से भी जुड़े हुए हैं। अजीत सिंह जो खुद थे लीडर, भगत सिंह के चाचा थे, वो गदर मूवमेंट से भी जुड़े रहे हैं। उसके बाद पगड़ी संभाल मूवमेंट के बाद वो बाहर जाते हैं, ईरान से होते हुए यूरोप जाते हैं, यूरोप के रेवोल्यूशनरीज से उनका कांटेक्ट होता है काफ़ी हद तक। और जो पगड़ी संभाल मूवमेंट जो थी वो भी ऐसे ही 3 कानून के खिलाफ थी जो उस समय की लैंड होल्डिंग और कल्टीवेशन की पैटर्न चेंज करने की कोशिश की गई थी। और वो भी साल 1.5 साल के बाद ब्रिटिश सरकार को वापस लेनी पड़ी। उसमें भी एक क्लॉज था कि ये आप कोर्ट्स को नहीं जा सकते हैं, नई लॉज के आधार पे जो भी चेंजेस आए हैं उसको लेके आप न्यायपालिका में नहीं जा सकते। तो ये 4 ही चीज़ें वापस लेनी पड़ी थी। इस प्रोटेस्ट में हरियाणा से लेके पंजाब, जो आज का कहते हैं, सारी तरफ जट जाट शामिल हुए थे। ये जो मोबिलाइजेशन सिख पेजेंट्री की रही है, जट पेजेंट्री ज़्यादातर, वो बार बार हिस्ट्री में दोहराती है तब से लेके। जो गुरुद्वारा मूवमेंट भी होती है, जो महात्मा गांधी खुद कहते हैं कि द फर्स्ट विक्ट्री इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, उसका भी कार्डर इसी पेजेंट्री से आता है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद डिस्चार्ज होते हैं जो रिक्रूटेड पेजेंट्स, वापस जाते हैं, कुछ एग्रेरियन क्राइसिस है, इकोनॉमी भी नीचे जा रही है, और एक कॉज मिलता है कि गुरुद्वारों पे हमने कंट्रोल लेना है। वो 4-5 साल तक, 4-5 साल तो जाके जब SGPC बनती है, पर 2 सालों के बाद उसको भी सक्सेस मिलता है। उससे आगे जाके आपने खुद जिक्र किया प्रजामंडल मूवमेंट का, जो 1928-29 में चालू हो जाती है और 52-53 तक चलती है। उसमें यह था कि जो अमरिंदर सिंह के पूर्वज हैं, इन्होंने एक लिटरली जमींदारी सिस्टम, जो जहाँ पे इनके रिश्तेदार वगैरह टेनेंट फार्मर जट्टों से पैसे एक्सटॉर्ट करते थे, तो पहले तो वो पैसे देना बंद किया। ये मूवमेंट पे पहले कांग्रेस भी शामिल हुई, अकाली भी शामिल हुए, पर वो हट गए। फाइनली मूवमेंट सिर्फ लेफ्ट के हाथ में या प्रजामंडल के हाथ में रही थी। और पोस्ट इंडिपेंडेंस में जाके लेजिस्लेशन हुई, जिसके बाद ये जो मुजारे जिनको कहते हैं, जो टेनेंट फार्मर बन गए थे अमरिंदर सिंह के पूर्वजों के राज में, उनको डायरेक्ट लैंड ओनरशिप दी गई। तो ये आप हिस्सेदारी मूवमेंट की बात कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ मुजारा मूवमेंट जो इस साइड रही है, 1930 के आसपास, 1928 से लेके 1952 तक रही है। और वो खास इस एरिया में रही है जहां से ये जो प्रोटेस्ट का कोर है, हम जो ये मालवे की बात कर रहे हैं, जहां से टिकरी के लोग आए हुए हैं, इस हिस्ट्री के बेसिस पे ही ये जो पूरे के पूरे आप देख लीजिए, यहाँ पे कीर्ति किसान यूनियन जो जुड़ी हुई हैं, जो कि लेफ्ट की मूवमेंट से खास करके मालवे में सबसे ज्यादा, पंजाब के 3 इलाके हो जाते हैं, सतलज के नीचे मालवा, सतलज और ब्यास के बीच में दोआबा, और उसके ऊपर माझा हो जाता है। तो अगर सिक्खी का सबसे बड़ा धरोहर, क्योंकि दरबार साहब अमृतसर उधर पड़ता है, माझा है, तो ये जो अग्रेरियन प्रोटेस्ट का जो सेंटर है, मालवा हमेशा रहा है। और यहाँ पे लैंड प्रोटेस्ट पिछले 20-30 साल में कई हुए हैं जो यहां से नहीं रिपोर्ट किए गए हैं। उसमें कुछ हद तक, बहुत छोटे हद पर, उन प्रोटेस्ट मूवमेंट्स ने दलित राइट्स को भी, क्या कहते हैं, जमीन उनको अलॉट करने के, उसके भी कोई प्रोटेस्ट हुए हैं। कुछ मजदूरी को लेके के प्रोटेस्ट रहे, पर ज्यादातर इनका फोकस किसानों पे रहा है। पर ये हिस्ट्री, इस इलाके की जो हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री के बेसिस पे ही आम आदमी पार्टी को भी सपोर्ट मिला था इसी इलाके में। तो इस आंदोलन का एक और बड़ा चेहरा, एक बड़ा सिंबल बंदा सिंह बहादुर के रूप में आता है। बंदा सिंह बहादुर सिख इतिहास से भी जुड़े हैं, और आते के साथ उन्होंने जमींदारी एबोलिशन के हिसाब से एक लैंड टू द टिलर का नारा दिया।
तो ये उस परंपरा का है जहाँ सिक्खी परंपरा भी आती है और एक रिवोल्यूशनरी लैंड रिफॉर्म भी, शायद उनको एक तरह से भारत में पहला लैंड रिफॉर्म बोला जाता है। तो शायद ये रेफरेंस बार बार सिक्खी और लेफ्ट का जो कन्वर्जेंस है उसी रेफरेंस। देखिए, क्योंकि एक तो कुछ हद तक मोटे मोटे तौर पे, ये नहीं कि आइडियोलॉजिकली कोई ज़रूरी मैं उसमें मेल ढूंढ रहा हूं, पर जहां पे आप कास्ट के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, जहां पे लंगर जैसे आइडिया को प्रोपोगेट कर रहे हैं, एक संगत की बात हो रही है, जहां पे एक कॉमन डोनेशन से कम्युनिटी के लिए काम करना है, तो कुछ आइडियाज लेफ्ट के साथ मिलते जुलते तो वैसे ही उभरते हैं सिख इथॉस में। ऊपर से जहां पे आप बंदा बहादुर की बात करते हैं, तो ये जो गुरु गोविंद सिंह जी के डेथ के बाद से जो जब बंदा बहादुर पंजाब में सरहद सूबा पे अटैक लॉन्च करते हैं, तो पहली बारी इस इलाके में जो जट किसानों को जमीन सीधे अपने हाथों में मिलती है, जो मुगल सिस्टम को डिमोलिश करते हैं, हटा देते हैं, तो जो आप बात बोल रहे हैं वो एकदम सच है कि एकदम से एक ये लैंड रिफॉर्म सिस्टम था जिसमें जटों के हाथ में जमीन सीधी आ गई है। और ये आप इस पूरे इलाके में देख सकते हैं कि पंजाब के किसान पहले थे जहां पे ये काम हुआ है। तो वो जो मैं 300-400 साल की हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, वो एक ओबीसी सिर्फ कल्चरल नहीं, वो एक इकोनॉमिक भी एम्पावरमेंट थी जो कम से कम 300-400 साल पहले हुई है। तो उसका असर आज में भी दिखता है कि 300-400 साल की एम्पावरमेंट के बाद जो डोमिनेंट कास्ट होती है, वो एक हद तक इसको अगर दूसरी नजरिए से देखिए, कांचा लहिया ने भी हमारे एक कैरावान में ही आर्टिकल निकला था कि वाई आर इंडिया शूद्राज लॉस्ट इन इंडिया। शूद्रा से मतलब हुआ जितनी किसानी कम्युनिटीज हैं, कि शूद्रा इंटेलेक्चुअल्स जो हैं भारत में बहुत कम है। शूद्रा मूवमेंट्स की लीडरशिप हमेशा आई है तो बाकी कास्टों से आई है। लोहिया खुद बनिया थे, लोहिया भी ओबीसी नहीं थे। उसका एक्सेप्शन सिर्फ आपको मिलता है सिखिज्म में ही जाके पंजाब में मिलता है, और वो इसलिए क्योंकि ये 200, 300, 400 हिस्ट्री का असर ये रहा है कि ब्राह्मणिकल या जो इन्फ्लुएंस है वो पूरी तरह से हट गया है। तो पंजाब में जो इंटेलेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब कम्युनिटी के अंदर से ही आ रही हैं। जो आप कह रहे हैं पंजाब में इतने सारे सिंबल्स अवेलेबल हैं, जो इतने सारी आइडियाज़ जो वापस जो इसमें इवोक किए जाते हैं, सिंबलिज्म चाहे भगत सिंह का हो चाहे बंदा बहादुर का हो, जो आइडियाज़ चाहे वो सिक्खी के हों लेफ्ट के हों, वो होम ग्रोन पंजाब के ही आइडियाज़ हैं, कम्युनिटी के अंदर से आए हैं, ना ही किसी बाहर की किसी जाति ने या किसी इथॉस ने इन्हें प्रोड्यूस किया है। तो ये ऑर्गेनिक एक इथॉस है ये जो प्रोटेस्ट का इसमें दिखता है आपको यहाँ।